गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज सिद्धार्थ हियर। तो आज हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। ठीक है, बजाज फाइनेंस में अभी लगातार कुछ एक्टिविटीज़ बनी रही हैं और उसमें कुछ वोलेटाइल मूवमेंट बहुत देखे गए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो इसमें अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आ रही हैं कि इसको किस लेवल पे इन्वेस्ट किया जाए, किस लेवल पे इसको बाई करना सही होगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इकोनॉमी में बनी हुई हैं कि सभी शेयरों पे लगातार उनकी पिटाई हो रही है। तो ये कंसर्न का विषय है कि किस लेवल पे इन्वेस्ट किया जाए। तो ऐसे में ये बजाज फाइनेंस के एनालिसिस लेके हम लोग आए हैं। और अभी एक आपको इन्फॉर्मेशन दे कि जो ये ट्रेंड, हम लोगों का एक टेलीग्राम का चैनल चलता है ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें हम लोग लगातार आपको ये बताते रहते हैं कि किस लेवल पे कौन से स्टॉक्स आप देख सकते हैं, इंट्राडे में हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। बहुत सारी उसमें एनालिटिकल चीज़ें देते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अब बेसिकली हम अगर बजाज फाइनेंस को डीपली एनालाइज करें उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बजाज फाइनेंस की बिजनेस एक्टिविटीज़ बताता हूँ। बजाज फाइनेंस देखिए मेरा तब से बहुत फेवरेट रहा है जब ये 2008 में संजीव बजाज ने इसको स्प्लिट किया बजाज ऑटो से और कहा कि एक बजाज फाइनेंस की हम एक अलग सब्सिडरी बनाएंगे, उसको लेके चलते रहे। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे पहले तक ये बजाज ऑटो के रूप में ही काम कर रहा था, बहुत काफ़ी पुराना था, लेकिन इसको बाद में एक अलग सब्सिडरी डिवीज़न बनाया गया जिसको संजीव बजाज लीड करते हैं। तो अब इनके देखिए बजाज फाइनेंस की जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे हैं कि देखिए 2019 में बजाज फाइनेंस ने करीब करीब 12 मिलियन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 12 मिलियन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ जो कि अभी ये 30% है। अब लास्ट ईयर अगर हम इससे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में जो ये ग्रोथ थी, ये जो इनका इन्वेस्टमेंट था प्रोडक्ट का, वो था करीब करीब 9 मिलियन का। तो ईयर 18 और 19 के बीच में जो कंपैरिजन होगा तो वो देखिए कि 29% की ग्रोथ इनको मिली है 1 ईयर में। अब इसके साथ साथ इनका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल में जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है वो है ईएमआई कार्ड। अब ईएमआई कार्ड में क्या होता है कि ये लोगों को, जैसे और लोग हैं और सारी क्रेडिट फाइनेंसिंग एजेंसियां हैं, वो क्या करती हैं, वो करती हैं कि अपने कस्टमर्स को लोन देती हैं, किसी प्रोडक्ट पे ईएमआई कराती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको एक बार ईएमआई दे दिया, आपने पे ऑफ कर दिया और काम ख़त्म हो गया। लेकिन ये है अपने कस्टमर्स को ईएमआई कार्ड देते हैं। ठीक है, तो ईएमआई कार्ड का क्या बेनिफिट है? ईएमआई कार्ड का बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको जो इनकरिंग है, जो कस्टमर्स हैं, वो उनको वही कस्टमर्स को बार बार वो अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इनका जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है। अब इनका एक जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो क्या है, 0% इंटरेस्ट पे ये हमेशा फाइनेंसिंग करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, नॉर्मली कहीं ये लोग बताते नहीं कि 0% फाइनेंसिंग ये करते हैं, उस पर ये अर्न कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं ना कि जो कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनसे ये टाई अप करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम तो 0% फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी तरफ से होगा। अब मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी टाई अप कर लेते हैं। उनका कारण ये होता है कि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो बिक नहीं रहे होते, या उनको जल्दी जल्दी निकालना होता है क्योंकि उस टाइप का कोई प्रोडक्ट दूसरा उनको लॉन्च करना है या उसको जल्दी ख़त्म करना है स्टॉक को, तो वो उसको टाई अप कर लेते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि 0% फाइनेंसिंग जो होती है वो हमेशा बड़े प्रोडक्ट्स पे होती है और अच्छे प्रोडक्ट्स पे होती है। तो इसका एक मेन रीज़न ये है, और ये काफ़ी इनका प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है जिसमें लगातार ग्रोथ दिखती ही रहती है। अब इसके साथ साथ इनके और क्या प्रोडक्ट हैं, पर्सनल लोन है इनका, उसके साथ साथ सैलरी लोन देते हैं, ऑटो लोन भी देते हैं। अब इन सब के अलावा अगर हम चले जाएं तो ये क्या करते हैं कि जो एसएमईज हैं, एसएमईज को ये बहुत बड़े लेवल पे लोन करते हैं और वो काफ़ी बड़े अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि वहाँ पे उनको बिजनेस में इन्होंने लोन दे रखा है, तो वहाँ से इनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ये पैसे देते हैं लोन के रूप में, और वहाँ से इनकी अर्निंग, क्योंकि वो वहाँ पे लोन जो देते हैं वो छोटे छोटे बिजनेस के लिए देते हैं, छोटे प्रोडक्ट्स के लिए देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अर्निंग उनकी यहाँ पे एक कांस्टेंट बनी रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। अब लास्ट अभी रिसेंट का जो मैंने डेटा एनालाइज किया उसमें ये देखा गया कि जो इनका एसएमई लोन है वो करीब करीब 13% के स्टैंड करता है। ठीक है, अब एसएमई लोन भी ये दो प्रकार के देते हैं, एक सिक्योर्ड लोन दे देते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि किसी उसके कोलेट्रल, उसके बराबर के कोलेट्रल रखते हैं और उस पर लोन देते हैं, उसके साथ साथ अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनको दोनों एंड से जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंटिन्यू बनी रहती है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर दिए हैं कि इनकी रेवेन्यू लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब इसके साथ साथ एक ये क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन जो होती है, अनसिक्योर्ड लोन में इन्होंने एक
अलग फंडा बना रखा है कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत है कि अपने किसी काम के लिए, उसको ये फाइनेंसिंग करते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं तो अपने बिजनेस को वो सेटअप करते हैं या कुछ ऐसा काम उनको करना है वो करते हैं, और फिर उनके लोन आसानी से रिटर्न हो जाता है। तो एनपीए वहाँ बहुत कम बढ़ता है। उसके साथ साथ कमर्शियल लोन जो है इनका, कमर्शियल लोन अभी इनका 10% स्टेक कमर्शियल लोन पे जाता है। तब इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या जिनको और ज़रूरत है, तो उनको ये क्या करते हैं कि इनको ये लोन देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो शेयर्स होते हैं, शेयर के अगेंस्ट भी ये लोन देते हैं। तो आप समझिए कि इस बिज़नेस का मॉडल समझिए इनके, कि ये इतने सारे बिजनेसेस पे इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है और इतना स्ट्रिक्टली ये इसको फॉलो करते हैं अपने रूल्स को, कि इनके जो लोन्स हैं वो एनपीए नहीं होते। अब एनपीए नहीं होते तो क्या होता है कि इनकी रेवेन्यू जनरेट होती रहती है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उसके साथ साथ जो इनकी कैपिटल है, कैपिटल भी लैप्स नहीं कर रही है, वो सीधे सीधे आ रही है। तो इनका बिजनेस का मॉडल बहुत अच्छा चलता है। अब इसके साथ जब दूसरी, अब आगे हम जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि ये लोग लेते हैं मॉर्गेज लोन, ठीक है। और मॉर्गेज लोन में क्या करते हैं, करीब करीब 30% के आसपास स्टेक उस पर इनका लगा हुआ है। अब ये क्या करते हैं कि जो डेवलपर्स हैं, जो रियल इस्टेट में डेवलपर्स हैं, उनसे ये टाइप करते हैं। अब ये लोन सीधे कस्टमर को ना देके डेवलपर्स को फाइनेंस कर देते हैं। तो वहाँ से भी क्या होता है कि इनकी इनकम कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, क्योंकि डेवलपर जो होगा वो इन फ्लैट्स बेचेंगे अपने, और फाइनेंसिंग वहाँ से हो गई है, तो उसमें उनकी इनकम इनका होती रहती है। अब इसके साथ साथ देखिए बजाज फाइनेंस की और जो इनकम है वो करीब करीब इनकी देखिए 10% जो रेवेन्यू होती है वो इस तरीके से होती है कि जो ये लोग अपना ईएमआई कार्ड ऑफ़र करते हैं, तो ईएमआई कार्ड में ये क्या करते हैं कि 200 रुपये की फ़ीस चार्ज करते हैं। तो इनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो उनकी जो ईएमआई कार्ड की जो फ़ीस है, कई तरह की फ़ीस वो चार्ज करते हैं, अलग अलग लोग उसको ले रहे हैं। तो 200 रुपये अगर पर कार्ड फ़ीस दे रहे हैं तो इनकी इनकम वहाँ से करीब करीब 10% हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है इसमें, और पेनाल्टी चार्जेस बहुत लगते हैं। तो पेनाल्टी, अगर किसी ने लोन टाइम पे नहीं पे कर पाया, ईएमआई नहीं दे पाया, तो उसमें पेनाल्टी चार्जेस लग रहे हैं, और कोई इशू आ रहा है तो उस पर पेनाल्टी लग रही है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस बेचते हैं ये। इसके साथ साथ जो आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए भी टाई अप किया हुआ है। तो आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस मिलकर क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वहाँ से इनकी इनकम रेवेन्यू लगातार जनरेट होती है, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड ले रहा है उस पर तो रेवेन्यू बन ही रही है। अब इसके साथ साथ 70% लोन्स ऐसे हैं इनके जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से आते हैं। अब होता क्या है कि अब जैसे आप, कोई कंपनी है, वो एक नए आदमी को लोन दिया उन्होंने, तो क्या होता है कि उन्होंने लोन लिया, ठीक है। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट आया तो वो ऐसा तो है नहीं कि लोन वहाँ पे वो वही आदमी लेगा, उसी कंपनी से लेगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब इन्होंने अपना कार्ड इशू कर दिया है, तो कार्ड इशू करने से क्या होता है कि वो उसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि उसने मेरा प्रोडक्ट लिया था मेरे कार्ड से, मेरी ईएमआई से, और उसने टाइमली सब कुछ पेमेंट किया है। तो क्या करते हैं, जब कोई दूसरा प्रोडक्ट आता है तो उसको फ़ोन करते हैं, फिर से उसको ईएमआई करा सकते हैं उसी कार्ड से। तो ये इनकी रेवेन्यू का बहुत अच्छा जनरेशन होता है यहाँ से। उसके साथ साथ आप देखिए कि इनके 22 मिलियन के आसपास कस्टमर ऐसे हैं जो अपने, उनको ये क्रॉस सेल करते हैं। कोई दूसरा प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज़ आई जो क्रॉस सेल कर लेते हैं वहीं पे। अब मान लीजिए किसी ने लिया था, इनको, इनसे कार्ड लिया, इनसे कोई फ़ोन फाइनेंस कराया, तो अब इनके पास मान लीजिए कि इंश्योरेंस इनको सेल करना है, या फिर मान के चलिए इनको वही आरबीएल का कार्ड सेल करना है, तो वहाँ क्रॉस सेल कर लेते हैं, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा और इसको डीप में देखें तो इनका जो अभी एनपीए स्टैंड करता है वो जस्ट 0.63% पे स्टैंड करता है, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री का एनपीए देखें तो आज चाहे बैंक हो चाहे दूसरी फाइनेंसिंग कंपनी हो, उनके एनपीए में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनपीए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एनपीए में इशू आ रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस का एनपीए 0.63% पे स्टैंड करता है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसी कंपनी में नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनका एनपीए कम है तो रेवेन्यू के ग्रोथ ज़्यादा हो सकते हैं, कंपनी स्ट्रांग है, उनकी वैल्यूएशन अच्छी है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कंपनी के बारे में थे कि कंपनी की रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। अब हम देखते हैं कि बजाज फाइनेंस की अभी जो हाल फिलहाल की जो मार्केट कैप चल रही है और जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। तो अब अभी
बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप टोटल है 1,25,181 करोड़ के आसपास है, ठीक है, एनबीएफसी सेक्टर में। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है अपने रेवेन्यू जो सेगमेंट है उनका, उसमें इंटरेस्ट जो उनका आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है इनके बिजनेस में, वो करीब करीब 11,830 करोड़ के आसपास है, और जो इनकी टोटल सेल्स वैल्यू का 89.02% पे स्टैंड करता है। अब सोचिए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ये, कि इनका इंटरेस्ट जो आ रहा है 11,830 करोड़ के आसपास आ रहा है, और सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए भी रेवेन्यू इनका जो एनपीए है, एनपीए 0.63% पे स्टैंड है। अब आगे देखिए कि फाइनेंस एंड सर्विस चार्जेज जो होते हैं वो इनके बिजनेस में टोटल रेवेन्यू में 885 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि टोटल सेल्स वैल्यू का 6.6% आ रहा है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आते हैं वो 374 करोड़ आते हैं। अब ये सेल्स वैल्यू का 2.81% पे स्टैंड करते हैं। अब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज विच कंट्रीब्यूट ₹198 करोड़, तो जो शेयर्स और अदर सिक्योरिटी सेल आउट हो रही हैं उससे 198 करोड़ का इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है इनके टोटल रेवेन्यू में। तो अभी मार्च 31 तक का डेटा हमने लिया था, तो एक, क्योंकि इस वजह से डेटा हमने थोड़ा सा पुराना लिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करने में आसानी होगी शेयर को। तो ये अभी इनका 1,25,181 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्केट कैप जैसे मैंने बता ही दिया। अब करंट प्राइस, अभी जब ये मैंने चार्ट वगैरह और सारी डेटा बनाए थे तो 208 पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, ये आज की अभी करीब 2,100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो अब 52 वीक्स हाई 4,923 पे स्टैंड करता है, और 1915 का लो लगा जो अभी रिसेंट में ही लगा था। बुक वैल्यू 361.6 पे स्टैंड करती है। स्टॉक का पी 24.52 पे है। डिविडेंड यील्ड 0.48% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.02%। और फिर आप आगे देखिए, अगर सेल्स ग्रोथ देखिए तो 3 ईयर्स में 33.55 की ग्रोथ हुई है इनकी। अब देखिए यहाँ पे जो इनका पी रेशियो है या जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे अभी, और उसको आगे हम देखेंगे कि इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो वाकई में थोड़ी सी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, क्या सही में इसको अभी लेना सही होगा या नहीं हुआ, इसको हम आगे अभी एनालाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम इसको एक जो मार्केट पीयर्स हैं उसको एनालिसिस करते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस का भी पी जो है 24.52 पे स्टैंड करता है, और उसके साथ साथ जो बजाज फिनसर्व है उसका 18.88 पे स्टैंड कर रहा है। उसकी अभी प्राइस है 4,762। फिर HDFC का जो MC है उसका पी 42.19 पे है, और 2554 पे इसका प्राइस। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 5.58 पे पी चलता है, प्राइस 747 पे चलता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके जो टॉप 3 के हैं उसी से अगर हम कंपेयर करें तो SBI कार्ड को आप देखिए 61 का पी है और 568 रुपये पे प्राइस है, यानी कि ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है SBI कार्ड का शेयर, और उसमें इन्वेस्ट कहीं से सही नहीं बनता। अब बजाज फिनसर्व जो है 18.88 के पी पे स्टैंड करता है, 4,762 की प्राइस है, वो भी ओवर वैल्यूड है। अब 24.52 पे 2,080 रुपये के बजाज फाइनेंस स्टैंड करता है। पी के हिसाब से ओवर वैल्यू है इसकी भी, लेकिन ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इसको लिया जाना चाहिए, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट को हम देखते हैं तो अभी करीब करीब Q3 जो FY 18-19 था उसमें 1,09,000 करोड़ का था। 17-18 उसी क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो वो 78,000 पे स्टैंड करता था। तो आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 41% की ग्रोथ है। अब यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस लगातार अपने कई चीज़ों से रेवेन्यू बढ़ाता रहा है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ दूसरे फैक्टर जो हैं उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि पीयर्स जितने हैं इसके जो कंपटीटर हैं उसकी एनालिसिस मैंने पहले भी आपको बता दी। अब यहाँ पे क्वार्टर पे आते हैं, क्वार्टर वैल्यूज़ के देखते हैं थोड़ी सी। तो देखिए रेवेन्यू जो है देखिए
सितंबर 19 में इसकी जो वैल्यू थी रेवेन्यू की 5,697 करोड़ थी। दिसंबर 2019 में नेक्स्ट क्वार्टर में वो बढ़ के 6,304 करोड़ पे पहुंची। उसके साथ साथ फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखिए 1923 करोड़ से 2,054 करोड़ पे पहुंचा। तो अब इसको अगर आप देखिए कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम आते हैं तो 1,860 करोड़ स्टैंड करता था क्वार्टर 3 के 19 में, वो बढ़ के 1,999 करोड़ हुआ। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अर्निंग पर शेयर जो है 25.19 पे स्टैंड करता है। नेट प्रॉफिट भी लगातार इनका बढ़ रहा है। आप 4 क्वार्टर के देखिए 1114 करोड़, फिर 1125 करोड़, 1377 करोड़, फिर 1488 करोड़। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ कर रही है। ठीक है, हम एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखिए तो 7,329 करोड़ रुपये स्टैंड करता था ये अभी, और ये मार्च 2019 में जो है वो 6,035 करोड़ पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो अगर हम सेम ईयर में एक साल पीछे चले जाते हैं, सेम क्वार्टर में मार्च 2018 में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तो 3,831 करोड़ था। फिर मार्च 2019 में वो बढ़ के 6,035 करोड़ हो गया, यानी कि 36% की ग्रोथ दिखाई दी। ठीक, अब ईपीएस देखिए, ईपीएस भी इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईपीएस जो रुपए में है वो करीब करीब 67 रुपये। डिविडेंड पे आउट इनका देखिए आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, लगातार डिविडेंड देते रहते हैं। 9% का डिविडेंड पहले बना हुआ था, 18 में भी था 9%, 19 में भी स्टैंड करता है, 17 में 11 था। तो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। इसके साथ आप देखिए ये कंपाउंडेड अगर सेल्स ग्रोथ हम देख रहे हैं तो 10 साल में जो सेल्स की इनकी ग्रोथ हुई है वो 40.40% की, 5 साल में 33-34% के आसपास है, 3 साल में भी 33-34% के आसपास की ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 45%, 5 साल में 40%, 10 साल में 60%, यानी कंपनी लगातार कंटिन्यू ग्रोथ में बनी हुई है। अब स्टॉक प्राइस भी देखिए तो स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूस ग्रोथ में बने रहते हैं। जब से ये आया तब से ग्रोथ में लगातार बना हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, एटलीस्ट ग्रो नहीं कर रही है तो स्टेबल बनी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी को ये दिखाते हैं कि कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टॉक अभी ये सारे फाइनेंशियल उसके अच्छे हैं, लेकिन अब लोगों के मन में बहुत एक शंका बनी हुई है कि अभी जो ये कोरोना का क्राइसिस चल रहा है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं सारी कंपनियों में। तो इससे बजाज फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, बजाज फाइनेंस अभी लेना सही है या और कितना गिरावट होगी, ये देखते हैं। तो कुछ चार्ट से आपको समझाते हैं। अब ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, कल की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग से इसको बनाया। तो अब देखिए यहाँ से ये स्टॉक इस पैटर्न से हम देखते हैं तो यहाँ से ये चलता, ठीक है, ये 1901 रुपये से था। तो 1901 से ये पहले से एक अभी आज से 10 दिन पहले ये मेरी एनालिसिस थी कि एक स्टॉक जो है करीब करीब 1970 तक एक बार आना चाहिए और वहाँ से एक जंप आएगा, और हुआ भी यही कि 1952 का भी कल लो बना था और उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा जंप लिया है जो कि आज करीब करीब 2100 तक वो गया और क्लोजिंग उसकी 2080 के आसपास आई है। तो अब यहाँ से ये बनता है कि इसको क्या करना चाहिए, इसमें क्या अभी ये इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है या इसको और अभी थोड़ा वेट करना चाहिए कि इसको कब इन्वेस्ट करें। तो अब देखिए इस स्टॉक का जो एनालिसिस है उसमें ये है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर ये एक नीचे आया यहाँ पे 2071 1950 के आसपास जो कल लो लगा 52, और फिर ये अब ये ऊपर गया है और अभी 2071 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो देखिए यहाँ से स्टॉक के इस बात के पूरे चांसेज हैं कि ये करीब करीब 2250 तक ये जाएगा और 2250 के बाद फिर इसमें एक बड़ी गिरावट आना शुरू होगी। तो अगर जो लोग अभी से बजाज फाइनेंस की होल्डिंग बना के चल रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि 2250 के आसपास एक बार अब उसको सेल आउट करें, प्रॉफिट बुक करें और उसको फिर वेट करें नीचे आने का, क्योंकि कुछ टाइम में नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीने में ये स्टॉक आपको 1650 के आसपास मिलेगा और 1650 ही वो प्राइस होगी जहाँ पे आपको अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर हम 1650 की बात करें तो जो अभी हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि इसका पी रेशियो बहुत हाई दिख रहा है, 24 के आसपास है, तो अब अगर हम वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी आपको थोड़ा एक फेयर प्राइस बन जाता है। 1650 का जो रेट है वो इस स्टॉक के लिए फेयर प्राइस है कि वहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं। तो अभी वेट करने का मौका है, यहाँ पे अभी होल्डिंग बनाने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म जो आप ट्रेड अगर उस पर कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना सही है, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लीजिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2250 के आसपास आपको अपना ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए इसको नीचे आने का, क्योंकि अब की बार जो गिरावट होगी, जैसे कि कैलकुलेशन मैंने की हुई है
कि यहाँ से ये 2260 के पास जाएगा और 2260 से ये नीचे फिर आएगा करीब 1600 तक। इसका एक टारगेट है 1650 का। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक दूसरा चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि आज से ही है, उसमें भी सेम देखिए यही पैटर्न बन रहा है कि यहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुआ 2071 से, ऊपर गया ये और फिर नीचे आके फिर एक इसने हाई बनाई यहाँ और अब ये ट्रेड कर रहा है आज। तो इस बात के यहाँ पूरे इसके ये हैं कि ये 2260 2250 तक टच करेगा और फिर वहाँ से एक बड़ी सेलिंग आएगी। आपको वेट करना चाहिए कि उसको 1600 तक के लिए। आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ अलग तरीके का। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में ये हम लोगों का ये चार्ट था जिस पे बहुत सारी चीज़ें इसको एनालिसिस हम करते हैं और यहाँ से देखते हैं इसको। तो आप देखिए कैसे इसका जो मैंने बताया कि मेरा एक टारगेट था 1960 का टारगेट, तो ये देखिए कैसे यहाँ पे इसने टच किया। करीब 1952 का लो लगा था कल और ये कल का ही चार्ट है। उसके बाद इसने बहुत शार्प बाउंस लिया और आज इसने भी थोड़ी तेज़ी दिखाई थी और लगातार तेज़ी में बना हुआ है। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये 2266 का लेवल, यहाँ तक ये लेवल इसके आने के पूरे चांसेज हैं और ये 2260 आएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि यहाँ पे बिकवाली बहुत तेज़ होने वाली है और वो बिकवाली ऐसी होगी कि ये जो 1616 का लेवल दिख रहा है, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि 1650 के आसपास आप अपनी पोर्टफोलियो बाइंग के लिए बजाज फाइनेंस को प्रेफर करें, तो यही वो लेवल होगा 1616 1650 का, जहाँ पर आप बाइंग करिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो 1650 के आसपास अगर आप अपनी होल्डिंग बनाते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के दिमाग में लेके बनाइए। अगर आपके पास अभी होल्डिंग है तो थोड़ा वेट करिए, 2250 के आसपास सेल करिए और फिर नीचे आने का वेट करिए। आपके लिए यही बेस्ट तरीका है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस की एनालिसिस थी। अभी लगातार ये क्वेश्चन बना रहा है कि आगे क्या होने वाला है और दूसरे शेयर्स में क्या होगा। तो लगातार हम इस बात का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छी रिसर्च करके आपको ऐसे शेयर्स बताएं जो आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई जाएगी वो PVR के ऊपर होगी कि PVR में बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आती है कि PVR में कहाँ पर इन्वेस्ट करें, PVR में कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है। तो PVR के बारे में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दी जाएगी। और आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और लोगों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी वहाँ पे उसमें देख सकें कि किस तरह की ट्रेडिंग की जाती है, या और उनको लर्निंग से पर्पज़ में कुछ सीखना हो, कुछ स्टॉक के बारे में जानना हो या इंट्राडे में आपको कुछ जानना हो, तो वो सारी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाइमली बेसिस पे और लाइव मार्केट में अपडेट की जाती हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को इन्वेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो आगे और वीडियो जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।